कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। कहानीकार कमलेश्वर। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान तथा नेपाल के दौरे पर आने वाली थी। सबसे ज्यादा चर्चा थी रानी द्वारा दौरे पर पहना जाने वाला नीले रंग के सूट की, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था और जिस पर 400 पौंड अर्थात 5,000 रुपए खर्च आ रहा था। अखबारों में एलिजाबेथ की जन्म पत्री छप रही थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छप रहे थे। नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां छप रही थीं। शाही महल में रहने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी छप रही थीं। रानी एलिजाबेथ दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाली थीं। सड़कें जवान होने लगी थीं। इमारतें नाज़नीनों की तरह श्रृंगार करने लगी थीं। नई दिल्ली में सब था, मगर इंडिया गेट के सामने प्रथम ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम की लाट अर्थात मूर्ति जो राजपथ पर थी, हथियार बंद पहरेदार की तैनाती के बावजूद उसकी नाक गायब थी। यह एक विकट समस्या थी। मीटिंग बुलाई गई, मशवरे किए गए। मूर्तिकार से जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की बात कही गई। मूर्तिकार लाट में लगे पत्थर का स्थान जानना चाह रहा था। इसके लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थीं। कुछ भी पता न चल सका। फिर एक खास कमेटी बनाई गई। मूर्तिकार को पुनः बुलाया गया। मूर्तिकार ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि वह हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर वैसा ही पत्थर खोज लाएगा। मूर्तिकार ने दौरा किया, पर आखिरकार उसने कह दिया कि पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार ने एक और उपाय सुझाया। अखबार में न छापने की शर्त पर उसने देश के अपने नेताओं की मूर्तियों की मिलती जुलती नाक उतारकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाने की बात कही। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक की खोज में मूर्तिकार ने फिर पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। बम्बई, आज की मुंबई गया। उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कोवस जी, जहांगीर की नाकें टटोली। गुजरात में गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा और बिहार की तरफ चला। वहां से उत्तर प्रदेश आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास, आज की चेन्नई भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को देखा और मैसूर, केरल आदि प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ। मूर्तिकार की मुश्किलें बढ़ गईं। हिंदुस्तान की सारी मूर्तियों की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाकें भी नापी, मगर वे भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली।
रानी के स्वागत की सब तैयारियां हो रही थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया। रोगन अर्थात चिकना लेप यानी वार्निश लगाया गया। सब कुछ था मगर नाक नहीं थी। मूर्तिकार पैसे से लाचार था यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। मूर्तिकार के दिमाग में एक ख्याल कौंधा। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी था, इसलिए 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा देने का प्रस्ताव रखा। सब परेशान हो गए, लेकिन मूर्तिकार ने कहा कि यह काम उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। नाक चुनना उसका काम है, उसे सिर्फ इजाजत चाहिए। इजाजत दे दी गई 40 करोड़ में से एक की नाक काटने की। अखबार में छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती की गई। तालाब सुखाकर साफ किया गया। रवाब निकाली गई। ताजा पानी डाला गया। रानी के आने से पहले जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सभी अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। मगर गौर करने की बात यह थी कि देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए।